नमस्कार, मैं सीए केसी मुंद्रा आप सभी दर्शकों का नया भारत यूट्यूब चैनल पर आज स्वागत करता हूं। कुछ दिनों पहले सारा ग्रुप की एक बात के ऊपर मेरा वीडियो था, आप सब लोगों ने देखा। और आज मैं बात करूंगा सहारा ग्रुप की कंपनीज और कोऑपरेटिव सोसाइटी में निवेशकों के हजारों करोड़ की फंसावट का आज मेरा विषय है। सबको जग जाहिर है, हजारों करोड़ रुपए की फंसावट है सारा ग्रुप के अंदर। कुछ लोगों की मांग पर, कुछ पीड़ितों की मांग पर, कुछ फंसे हुए लोगों की मांग पर आज मैंने जो विषय लिया है वो है सहारा। उसके साथ साथ मैं जोड़ रहा हूं जो आदर्श और संजीवनी, ये भी दो चल रहे हैं। सहारा और संजीवनी ग्रुप से कब और कैसे वापस मिलेगी निवेशकों की रकम, जो भी इसमें फंसे हुए हैं, जो निवेशक हैं, वो पैसे वापस कैसे मिलेंगे। दोस्तों, वाकई आपको वाकई यदि सोल्यूशन चाहिए, अपना निवेश वाकई वापस चाहिए, तो बिना विज्ञापन के इस वीडियो को अंत तक देखें और अपनी अंतरात्मा की आवाज से निर्णय लें। बंधुओं, मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। इस वीडियो को अंत तक देखना है और अपनी अंतरात्मा से आपको हकीकत के बारे में सोचना है कि आपको वापस पैसा चाहिए, और आप निर्णय लें क्या आपको निवेश वापस नहीं चाहिए। यह भी एक बड़ा विषय है मेरे लिए कि कई लोगों को पैसा वापस नहीं चाहिए। अभी आप मेरे बाद के वीडियो के अंदर आप देखेंगे क्यों वापस नहीं चाहिए, या आपको वापस निवेश चाहिए, और निवेश चाहिए तो कैसे चाहिए, क्योंकि रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, एक रास्ता नहीं है निवेश लेने के लिए। मैं विषय पर आगे बढ़ने से पहले सहारा के साथ साथ, देखिए सहारा जो है संस्था वो यूपी की संस्था है, मुख्यालय उसका लखनऊ में है। और उसके साथ साथ जो राजस्थान के अंदर भी दो घोटाले हुए थे, राजस्थान और गुजरात के जो घोटाले, आदर्श घोटाला, संजीवनी घोटाला, उसको भी मैं साथ में याद करूंगा। लेकिन इस विषय में जानबूझकर सहारा में फंसावट के लिए सारा घोटाला शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जब अभी मैं आदर्श घोटाला कहा है, संजीवनी घोटाला कह रहा हूं, लेकिन सहारा के लिए मैं घोटाला शब्द उपयोग नहीं कर रहा हूं, और ये सब मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूं। इस बात को भी आप गौर से समझिएगा और देखिएगा। तीनों मामले, जो तीन सोसाइटियों को मैं नाम लिया है, सहारा, आदर्श और संजीवनी, तीनों में एक कॉमन बात है, और वो है तीनों ग्रुप की फंसावट में जो है वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से हुई है। मानता हूं उनमें उनकी कंपनियां भी है या दूसरी चीजें भी है, लेकिन एक मुख्य चीज जो है वो है इनकी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, चाहे सहारा की हो, चाहे आदर्श की हो, और चाहे संजीवनी की हो। घोटाला का लेवल भी अलग अलग हो सकता है, लेकिन है। लेकिन जहां तक आदर्श और संजीवनी के मामले में बात है, वहां प्रमाणित घोटाला है, क्योंकि जैसा आपको मालूम है कि सभी मुख्य लोग जेलों में पड़े हैं, और सारा घोटाला जितना हमको मालूम था उससे कई बड़ा घोटाला बाहर आया। जबकि सहारा के मामले में उस तरह का कोई घोटाला निवेशकों के साथ अभी तक सामने नहीं आया हुआ है। मानता हूं मैं सहारा के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, सुब्रत राय भी अंदर भी गए हैं, सब कुछ अलग। जहां तक घोटाले की बात है वो अलग ढंग से कह रहा हूं। पैसा किसी ने नहीं लिया, पैसा नहीं चुका पा रहे हैं, उसका कितना दुरुपयोग किया वो आपने सहारा में तो अभी तक सामने नहीं है, लेकिन आदर्श में, संजीवनी में सामने आ गया। हकीकत ये है कि सहारा की जो कार्यप्रणाली थी उसमें कई कानूनों का उल्लंघन हुआ, और सहारा ग्रुप सेबी व अन्य सरकारी संस्थानों और सुप्रीम कोर्ट और अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक नेताओं के बीच में उलझकर फंस गया। यह है सहारा का मामला। इसलिए मैं उसको घोटाला मेरे मुंह से नहीं बोलता हूं, और मुझे अभी तक वो चीज सत्यापित रूप से दिख भी नहीं रही। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि यदि सहारा श्री सुब्रत राय, यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद से पहले, सुप्रीम कोर्ट जो गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था उसके पहले यदि सुप्रीम कोर्ट में उपस्थिति दे देते, न तो वो गिरफ्तार होते और न ही हालात कभी इतने बिगड़ते। ये बात आप देखिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं ये चीज अलग है। यदि सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी नहीं होती इनकी गैर हाजिरी के कारण से, तो शायद आज कुछ मामला अलग होता। आदर्श और संजीवनी से अलग आज भी हजारों करोड़ रुपया सारा ग्रुप का सेबी या विभिन्न बैंक खातों में जमा पड़ा। ये देखिए,
उन घोटालों इन घोटालों में फर्क क्या है, लेकिन कानूनी उलझन में उलझा हुआ है। न तो सारा ग्रुप के निवेशकों को देने के लिए लुटाया जा रहा है, मतलब सारा की स्थिति अलग है। आदर्श और संजीवनी की स्थिति वो नहीं है कि वह पैसा सरकार के पास पड़ा है, जबकि सारा ग्रुप का अधिकतम पैसा या तो सेबी के पास जमा पड़ा है या कई बैंक खातों में सीज पड़ा है या सिक्योरिटी ग्रुप में और कहीं पड़ा है, लेकिन वो कानूनी उलझन में उलझा हुआ है। न तो सारा ग्रुप निवेशकों को पैसा लौटा पा रहा कि उसको दिया नहीं जा रहा है, और न खुद सेबी पैसा लौटा रही है। तो ये एक ऐसी स्थिति है कि सारा के पास पैसा होते हुए भी, उसके खातों में पैसा होते हुए भी या सेबी के अकाउंट में पैसा होते हुए भी वो लौटा नहीं पा रहा है। न सारा लौटा रही है, वो लौटा ही नहीं पा रही कानूनी रूप से, और नहीं सरकार लौटा रही यानी कि सेबी लौटा रही है। मैं मुख्य विषय पर आने से पहले एक और मुख्य सकारात्मक बात बताना चाहूंगा कि सहारों का पैसा, सहारा में जो पैसा फंसा हुआ है उसका निवेशकों को मिलने की पूरी संभावना है। ये मैं बहुत ही सकारात्मक बात बता रहा हूं। हो सकता है 100% नहीं मिले, आंशिक मिले, लेकिन मिलने की पूरी संभावना है। अब मैं आज का जो विषय था उसके पहले भाग पर आता हूं, जो कि आपके सबका इंटरेस्ट का विषय है कि सारा ग्रुप से कब वापस पैसा मिलेगा निवेशकों को, उनका निवेश का कब पैसा मिल जाएगा, कब तक मिल जाएगा या कब मिलेगा। बंधुओं, मैं या कोई भी निश्चित दिन या तारीख नहीं बता सकता, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं, जिस दिन मोदी सरकार तय कर लेगी, आप मेरी इन बातों अब गंभीरता से लीजिएगा, जिस दिन मोदी सरकार तय कर लेगी कि सारा के निवेशकों को पैसा लौटाना है, आदर्श के निवेशकों को पैसा लौटाना है या उन्हें दिलवाना है, तो आप मान लीजिए जिस दिन वो ऐसा सोचेंगे, करने की तय करेंगे, उसके कुछ महीनों में ही निवेशकों को पूरा नहीं तो भी हजारों करोड़ की आंशिक रकम तो वापस मिल ही जाएगी। ये है मेरे दिन की बात। मैं कोई तारीख नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता, लेकिन जिस दिन सरकार चाहेगी तो आपका पैसा मिल जाएगा, सरकार नहीं चाहेगी तो इस जन्म में पैसा नहीं मिलेगा। ये बात आप तय कर लीजिए और मान लीजिए। आप बाकी क्या बातें हो रही कानूनी प्रक्रियाओं की, सब कुछ छोड़िए। आप सब कुछ गेंद, पूरी की पूरी गेंद सरकार के पाले में है। वो सब हाथी के दिखते हुए दांत है, वो एक हकीकत नहीं है। दोस्तों, देश में धारा 370 को समाप्त करने वाले ताकतवर प्रधानमंत्री और उनकी सरकार के लिए सारा हो, आदर्श हो, संजीवनी हो और कोई घोटाले की संस्था हो, उनके निवेशकों को पैसा लौटाना कह रहा हूं, जेब से देने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उनके बायां हाथ का खेल है, कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आज मोदी जी चाहें, प्रधानमंत्री चाहें, उनकी सरकार चाहिए कि नहीं, ये जो निवेशक फंसे हैं उनका पैसा जो जहां पड़ा है मैं वो लाके इनको बांट दिया जाए, कैसे ये संभव हो सकता है। मैं एक बात और कह सकता हूं आपको कि ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं, शायद आगे और कहूंगा आपको कि ये पैसा उनको, सरकार को अपनी जेब से नहीं देना है, निवेशकों का पैसा निवेशकों को दिलवाना है। सरकार से पैसा मांगेंगे तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ी मुश्किल बात है। आज के जमाने में सरकार से उम्मीद ही मत करो, लेकिन सरकार अपने साइन करके, सरकार अपनी कलम से यदि पैसा दिला सकती है तो सरकार दिला सकती है, लेकिन उनको जेब से कुछ नहीं देना है। तो यह है कि कब पैसा मिलेगा, इसका जवाब जब सरकार चाहेगी तब पैसा मिलेगा। यदि सरकार नहीं चाहेगी तो पैसा नहीं मिलेगा, आप ये निश्चित मान के चलिए। अब मैं आज के विषय के दूसरे भाग पर आता हूं, जो कि आप सभी के लिए महत्वपूर्ण विषय है कि सारा ग्रुप से पैसा कैसे वापस मिलेगा, और मैं इस विषय पर आपसे बिंदुवार बात करूंगा। यह बड़ा विषय, मेन विषय है। क्यों, सरकार चाहे या नहीं चाहे वो तो ऊपर डाल दिया हमने। सरकार चाहती होती तो अभी भी कर लेती, 3 साल से ज्यादा बड़ा मामला हो गया। और बंधुओं, मैं बोलूं या नहीं बोलूं, आप समझ लीजिए, मैं सारा ग्रुप की बात कर रहा हूं तो उसमें आदर्श ग्रुप भी शामिल है, संजीवनी भी शामिल है, और भी कोई घोटाला वाली कंपनी या संस्था है, उसके बाद सारे पर ये बात लागू है। क्योंकि कई संस्थाएं ऐसी है जिनके पास हो सकता है वाकई फंड नहीं हो, घोटाला हो गया, पैसा कहीं निकल गया या कहीं चला गया और प्रैक्टिकली पैसा नहीं है, लेकिन कम से कम सहारा ग्रुप या आदर्श ग्रुप, ये 2 ग्रुप तो ऐसे हैं जिसका मुझे भी जानकारी है कि इनके पास अच्छा खासा पैसा सुरक्षित है, सुरक्षित कहीं भी पड़ा है या दिख रहा है, सरकार की भी नॉलेज में है। मैं विश्लेषण से पहले सीधे तौर पर मानता हूं कि निवेशकों के पास
अब सिर्फ दो ही रास्ते और विकल्प बचे हैं पैसे वापस लेने के या लाने के या मिलने के, सिर्फ दो ही रास्ते। और दो रास्ते में पहला है माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने गुहार। कौन करेगा गुहार? कोई भी निवेशक जो भी इन ग्रुप में फंसा हुआ है, या निवेशकों का ग्रुप, कुछ निवेशक मिल करके, या कोई भी जनहित में काम करने वाली संस्था, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी भी क्यों नहीं हो, वो अच्छी प्लानिंग के साथ, अपने क्लियर इरादे के साथ, टारगेट के साथ, मुद्दों के साथ। मुद्दे ऐसे नहीं होने चाहिए कि साहब ये इस संस्था को वापस जिंदा कर दो, ये मुद्दे नहीं चलने वाले हैं। यदि कोई कर रहा है तो टाइम वेस्ट कर रहा है। तो मुद्दों के साथ सुप्रीम कोर्ट जाए, अच्छा वकील करें, फीस देने के लिए कुछ फंड की व्यवस्था करें, और साथ साथ और नेगेटिव बात कह रहा हूं, निचली अदालतों में अपना अब समय व्यर्थ नहीं करें। कुछ नहीं होना नीचे वाला से। आप मेरी बात से समझ होगी, सारी समस्या की चाबी जो है, इसकी समस्या की जो इलाज है, वो सारा सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के हाथ में है। तो अब निचली अदालतों में जाकर के अपना समय खराब नहीं करें। घोटालाबाजों के साथ साथ मुख्य टारगेट केंद्र सरकार को बनाए। आप वापस गौर कर बात, जो आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो अपना मुख्य टारगेट केंद्र सरकार होना चाहिए, क्योंकि जो भी संस्थाएं इसमें इन्वॉल्व है, इंक्वायरी में, जांच में, वो सब केंद्र सरकार की है, और सब वहीं ऐसे कुछ एनरूट होना है। और जो केंद्र सरकार है या जो अपनी संस्थाएं हैं, जो वो अपना धर्म नहीं निभा रही, इसलिए आप उनको मुख्य टारगेट करना है। और इस मामले में कोई भी सुपात्र चाहेगा, सुपात्र इसलिए कह रहा हूं कि कई लोग टाइम पास करते हैं तो कई लोग गालियां भी देते हैं, लेकिन कोई वाकई किसी को जरूरत हो तो मेरी तरफ से मैं निःशुल्क सलाह ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी, यह आपको मैं वादा कर सकता हूं। लेकिन वाकई कोई गंभीर पात्र हो जिसको वाकई कुछ करना हो, उसके लिए एक बात और ऐड करूंगा कि जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है, उनका कार्यकाल ज्यादा नहीं बचा है, जो कि इनसे मैं बहुत उम्मीद रखता हूं। लेकिन समय रहते यदि इनके सामने यदि एक मजबूत रीटेचिका चली जाए तो शायद कुछ अच्छे परिणाम आ सकते हैं। लेकिन यह रास्ता बहुत महंगा है, क्योंकि आप सब एक साथ इकट्ठे हो नहीं सकते। कुछ लोग मिलकर करेंगे तो उनके लिए हो सकता है महंगा हो, और बहुत मेहनत भी मांगता है, और कई लोगों के लिए बड़ा कठिन काम है। इतने कौन करेगा व्यवस्था, कौन माथाफोड़ी करे, कौन दिल्ली जाएगा। अब मैं दूसरे रास्ते की तरफ आता हूं, वो है मोदी सरकार यानी केंद्र सरकार पर दबाव। और मैं ये मानता हूं कि यह रास्ता बहुत ही सस्ता है, बहुत ही सरल है, प्रभावी है ये रास्ता, और ये लोकतांत्रिक रास्ता है, उसको आपको गंभीरता से समझने की जरूरत है, और सब मिलकर के इसमें अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने पीछे ही बताया आपको, जब भी मोदी सरकार चाहेगी पैसा मिलेगा, यानी सरकार निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए कुछ करे, सरकार कुछ करे, काम हो जाएगा। और जो कुछ करना है केंद्र सरकार को करना है, यह बात ही मैंने आपको बताई। और निवेशकों को सरकार से, जो आप लोग निवेशक हैं, उनको सरकार से काम कराना, सरकार को करना है, आपको काम कराना है। और सबसे बड़ी बात यह, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, कि सरकार को आपने खजाने में से कुछ नहीं देना, आपको जो कुछ है आपका ही पैसा है, जो सरकारी जो दाव पे चले हैं उसके अंदर कहीं फंसा हुआ पड़ा है, वो पैसा आपको दिलवाना है। यानी सारी गेंदें जो हैं वो राज्य केंद्र सरकार के पाला में। दूसरी बात यह है कि निवेशक भी लक्ष्य साध कर, देखिए अभी तक मैं देखता हूं, मेरे से कई निवेशक संपर्क में, सारा हो या आदर्श वाले, वो सब बात करते हैं, करना कोई कुछ नहीं चाहता है। मिलेंगे जब पूछेंगे, करना किसी को कुछ नहीं है। इसलिए कह रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी निवेशक है वो लक्ष्य साध कर कुछ फल योग्य कर्म करें। गीता का जो संदेश है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, तो कर्म करो और फल योग्य कर्म करेंगे तो उनको पैसा मिलेगा, ऐसा मेरा 100% विश्वास है। जैसे कुछ लोग अभी तक करता है, जगह जगह एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं। मैंने भी कई लोगों को सलाह दी, मैं भी एफआईआर का समर्थक रहा हूं, लेकिन मैं सोचता हूं इसमें बहुत देरी हो गई। ऐसा आदर्श और संजीवनी के मामले में तो खूब हुआ, जैसे मुझे जानकारी है, लेकिन किसी को पैसा नहीं मिला। कई एफआईआर दर्ज हुई है, 50 सैकड़ों। और जो कारण क्या है इसका, अब मैं आपको इस बात से, जबकि मैं खुद पहले समर्थक रहा हूं, लेकिन अब मैं कह रहा हूं इसमें बहुत देरी हो गई है। उसका कारण यह है कि इन घोटाले से जुड़े हुए लोग ऑलरेडी जेलों में हैं,
और लंबे समय से जेलों में, साल हो गए उनको, कई 3-3 साल से जेल में है। अब उनको न तो जेल का डर है, न कोई इज्जत की चिंता है, उनको भय रहा ही नहीं। इसलिए अब वो एफआईआर से डरने वाले नहीं है, इसलिए एफआईआर के पीछे समय खराब नहीं करना चाहिए। हालांकि मैं समर्थक हूं कि आपका अधिकार बनता है कि एफआईआर दर्ज कराओ, लेकिन अब लाखों लोगों में से कुछ सैकड़ों लोगों ने एफआईआर दर्ज करा दी, तो उससे फर्क क्या पड़ता है? उसमें भी इतने ज्यादा मुकदमे हो गए कि वो उल्टा उलझ रहा है मामला, काम का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। लेकिन सरकार पर दबाव बनाकर ही पैसा वापस आ सकता है। एक अनुमान के अनुसार सारा के निवेशकों की संख्या लाखों करोड़ों में है, शायद 1 करोड़ से तो ऊपर होनी चाहिए, और उनमें से 99% हिंदू है। सारा ग्रुप भी हिंदुओं का है और सरकार भी हिंदुओं की है, लेकिन एक भी निवेशक सही अर्थों में बीजेपी पर दबाव नहीं बना रहा है। मैं बहुत स्पष्ट बात कह रहा हूं। मैं आप इस बात को राजनीतिक मत समझिएगा, ये हमारी समस्या का हल है। लेकिन हम सभी जो भी पीड़ित हैं वो मोदी, योगी, इन लोगों के समर्थक हैं और हमारी सरकार है, और इसीलिए हम सरकार पे दबाव नहीं बना पा रहे हैं। मैं बिल्कुल उल्टी बात कर रहा हूं। इसकी जगह शायद अभी कांग्रेस या और कोई सरकार होती तो शायद सब मिलकर दबाव बनाते, लेकिन चूंकि सरकार भी हमारी है, संस्था भी हिंदुओं की थी, सब कुछ हिंदुओं का है, इसलिए कोई भी इतना दबाव नहीं बना पा रहा है। अब प्रश्न उठता है कि मोदी सरकार पर कैसे दबाव बनाया जाए। यह तो सर्वविदित है कि नेताओं की जान वोटों में अटकी रहती है। देखो, ये बहुत ही सिंपल तथ्य है, हम सभी जानता है। हर नेता को वोट चाहिए, उनकी जान वोटों में अटकी हुई रहती है। और भारतीय जनता पार्टी यानी कि मोदी सरकार अपने वोटों के लिए कुछ भी कर सकती है। ये आप वर्तमान में देख रहे हैं, पूरे देश में देख रहे हो कि ये सरकार वोट लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, किसी भी हद तक जा सकती है। यदि बीजेपी को एहसास हो जाए कि सारा आदर्श या संजीवनी में फंसे हुए निवेशक, जिनकी संख्या मैं 1 करोड़ से भी ऊपर मानता हूं, वो नाराज है और गंभीरता और ईमानदारी से एकजुट होकर बीजेपी को वोट नहीं देंगे, इस बात का यदि एहसास आप कायम कर देते हैं और बीजेपी को ये बात मालूम पड़ जाती है, तो समझ लीजिए आपका काम हो गया। आप छोटा सा उसके वजह से मान लीजिए आप लोकसभा सीट की 8-10 सीटें या 60-70 विधानसभा की सीटें ही जा सकती है किसी पार्टी की, बीजेपी की, तो समझ लीजिए कि आपका काम हो गया। लेकिन ये काम ईमानदारी से करनी पड़ेगी। आपको एक गांठ बांध दो मेरी बात कि नेताओं को सिर्फ वोटों की भाषा ही आती है और कुछ नहीं है, बाकी सब बातें फालतू है। और खासतौर से बीजेपी के लिए वोट सब कुछ है, ये मैं आपसे कह रहा हूं। आपको हो सकता है बुरा लगे, लेकिन ये सच्चाई है देश की। तो इनको वोटों की भाषा ही समझ में आती है और आप एक गांठ बांध करके आगे बढ़े तो आपके लिए ये काम हो सकता है। मैं आपको उदाहरण देके बता देता हूं। राजस्थान का जो जालोर सिरोही लोकसभा सीट है, दोनों सीटों में 8 विधानसभा क्षेत्र आता है। यदि इस क्षेत्र के सभी आदर्श पीड़ित कह रहा हूं मैं, वो बीजेपी के विरुद्ध अपनी नाराजगी गंभीरता और ईमानदारी से बोलिंग कर दे, तो समझो पीड़ितों का काम हो गया। अब मेरे इन शब्दों का आप थोड़ा विचार कीजिए कि मैं कह रहा हूं गंभीरता और ईमानदारी। आपको दिखाने के लिए नहीं कह रहा है साहब नाराज है वोट नहीं देंगे, फिर एमएलए साहब, एमपी साहब आए वोट मांगे से वोट ले लो। नहीं, आपको गंभीरता से, ईमानदारी से दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि नहीं, हमारा काम नहीं होगा तो हम वोट नहीं देंगे। और इस गंभीरता के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ लिए सभी पीड़ितों का काम हो जाएगा। क्योंकि सहारा के पीड़ित बहुत ज्यादा है और सबसे ज्यादा यूपी में है। जैसे आदर्श और संजीवनी के सबसे ज्यादा राजस्थान में, इस तरह से उसके यूपी में है, और यूपी के कई जिलों में तो भरमार है। अतः यदि सहारा पीड़ित बीजेपी के विरुद्ध अपनी नाराजगी गंभीरता और ईमानदारी से बुलंद कर दें तो समझ लीजिए उनका भी काम हो गया। मैं मानता हूं कि हिंदुत्व के नाम पर आज यूपी या राजस्थान के अधिसंख्य के हिंदू निवेशक, मतदाता एक तरफा बीजेपी के समर्थक हैं और इसी कारण बीजेपी सरकार से कोई कुछ नहीं मांगना चाहता, क्योंकि हमको लगता है हमारी सरकार है। तो इसमें मोदी सरकार का कोई दोष नहीं है। बिना मांगे तो मां भी दूध नहीं देती, बच्चे को दूध नहीं पिलाती है। जब आप मांग ही नहीं रहे हो, और ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कोई गंभीरता से नहीं मांग रहा है, तो पैसा कैसे मिलेगा? इसलिए चूंकि हमारी सरकार है, हमारे लोग हैं, तो पैसा कैसे मिलेगा, कैसे मांगे? और नहीं मांगे तो देने वाला कौन है? कोई देने वाला नहीं इस जमाने में।
दोस्तों, मैं एक आदर्श पीड़ित को जानता हूं जो निवेशक है आदर्श का, जो स्वयं एक डॉक्टर है। उनका सगा भाई राजस्थान बीजेपी का एक एमएलए है, तीसरी टर्म है, यानी 10 साल से पुराना एमएलए है, और फसाउट भी लगभग 3 करोड़ से ज्यादा की है। डॉक्टर साहब परेशान आ गए इस विषय पर, इस सब्जेक्ट पर। उनका भाई विधानसभा में एक शब्द भी नहीं बोलता या नहीं बोल सकता। बहुत अच्छा प्रेम है आपस में, वो भाई की समस्या को समझ रहे हैं, लेकिन नहीं बोल सकता। अब बताइए कोई क्या कर सकता है। मैंने एक बार डॉक्टर साहब को समझाया, थोड़ी सी हलक से हटकर बात कर रहा हूं। मैंने एक बार डॉक्टर साहब, जो मेरे मित्र भी हैं, मेरे पूरे क्लाइंट रहे में है, मैंने उनको समझाया कि आपका पैसा कहीं नहीं डूबा। आप थोड़ा गंभीरता से मंथन कीजिए मेरी बातें, हो सकता है व्यंग लगे आपको थोड़ा सा, और व्यंग है भी सही है। मैंने कहा आपका पैसा कहीं नहीं डूबा है। मैंने समझाया, देखिए आप हिंदू हैं, घोटाला करने वाले भी हिंदू हैं, और कई लाभार्थी भी या तो हिंदू है या हिंदू संगठन है। आप बात समझ रहे हैं मेरी? यानी कि हिंदुओं का पैसा हिंदुओं या हिंदुत्व समर्थक संस्थाओं के पास है, यानी कि पैसा तो घर का घर में ही है ना। पैसा कहां बाहर गया? घर का घर में है। तो जो भी मेरी इस समझाइश को सही मानते, जो उन्होंने डॉक्टर साहब से कही, तो उन्होंने सब कुछ भूलकर, टेंशन मुक्त होकर, शांत चित्त होकर अच्छी और गहरी नींद लेनी चाहिए, क्योंकि पैसा घर का घर में है। आए तो भी ठीक, नहीं आए तो भी ठीक, आज आए तो भी ठीक, और कल आए तो भी ठीक। और अन्यथा यदि आप मेरी समझाई से सहमत नहीं है, कि आपको लगता है नहीं भाई मेरा पैसा तो मेरा ही है, या मेरी खून पसीने की कमाई है, मेरे घर में मेरी जरूरत है, इसलिए पैसा मेरा है, तो एकजुट होकर ईमानदारी से वोटरों की भाषा में बीजेपी को समझाएं। वोटरों की भाषा में चाहिए, वोटरों की भाषा आप समझते हैं, क्योंकि वोटरों की भाषा ही जल्दी समझ में आती है। बाकी भाषाएं तो आपके भी तो कुछ सुन ही नहीं रहा है, और किसी को पड़ी भी नहीं है। मैं मानता हूं आप कण कण में बिखरे हुए हैं, हर निवेशक अलग है अपना आप में, लेकिन जरूरतमंदों के लिए एकता कायम करने के लिए सोशल मीडिया बहुत ही आसान रास्ता है। काफी लोग जानते हैं, मैं आदर्श से जुड़े हुए कई लोग मेरे संपर्क में देखा, कई लोग आपस में सैकड़ों लोगों को जानते हैं। तो एकता कायम करो और आप अपनी वोटरों की ताकत दिखा दो, आपका काम हो जाएगा। आप ये मत सोचिए आप बहुत छोटी सी कम्युनिटी है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है, आगा होगा इस बात पे भी। मैं तो यहां तक सोचता हूं कि यदि आप में एकता कायम नहीं हो सकती, या आप लोगों को सामूहिक नेतृत्व नहीं दे सकता, तो भी मैं ये कह रहा हूं आप अकेले अकेले रहकर भी सारा आदर्श का प्रत्येक फंसा निवेशक जिसे पैसे वापस चाहिए, वापस कह रहा हूं जिसको पैसा वापस चाहिए, मात्र 22 रुपए का खर्च कर अपनी बात को ईमानदारी से रजिस्टर्ड डाक से पीएम साहब को बीजेपी के मुख्यालय पर पहुंचाते हैं आप, और उसमें ये घोषणा करें, वादा करें और अपना दृढ़ प्रतिज्ञा बताएं कि अगले किसी भी चुनाव में वो किसी भी कीमत पर बीजेपी को वोट नहीं देंगे, जब तक कि उसे उसका पैसा नहीं मिल जाता या उसका रास्ता आप नहीं दिखा देते। लेकिन बंधुओं, सिर्फ दिखावा नहीं होना चाहिए। आप सोचेगा हम ऐसे ही दबाव बनाएंगे वो चुनाव आ जाएंगे वो कर देंगे, ऐसा नहीं है। पैसा हाथ में आवे तो वोट, नहीं तो वोट नहीं देना, ये दृढ़ निश्चय करें आप अपना आप को धोखा नहीं देंगे कि नहीं यार ठीक है अभी ऐसा कह देते हैं, बाद में क्या होगा जो देखा जाएगा। नहीं, वो राजनीति के आपसे ज्यादा चतुर है, वो सब समझते हैं आपकी गहराई को। आपको गंभीरता से दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, नो पैसा नो वोट, हमारा पैसा हमको मिलना चाहिए। आपको ईमानदारी से शपथ लेनी पड़ेगी कि मुझे मेरा पैसा चाहिए। बंधुओं, मैंने 22 रुपए की बात क्यों कही आपको, खर्चा 22 रुपया क्यों बताया? आपको लेटर लिखना है, एक प्रतिज्ञा लिखनी है, शपथ पत्र देना स्टाम्प पेपर पे नहीं, मैं रूटीन में बात कर रहा हूं। वो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना, उसकी कीमत 22 रुपया है। वो पोस्ट कार्ड का जमाना आ गया और रद्दी की टोकरी में चले जाते हैं। आप रजिस्टर्ड डाक भेजेंगे और आप कल्पना करिए 1 करोड़ लिफाफे आप बीजेपी मुख्यालय पे पीएम के नाम से भिजवा दें, तो क्या होने वाला है, क्या इंपैक्ट होने वाला, सोचिए आप। अब ये बात भी कोई कहेगा कि आप एक तरफ पीएम को भेजने को कह रहे हो और कह रहे हो बीजेपी कार्यालय भेज दीजिए, ये भी मेरी सोची समझी बात है, क्योंकि दिलाएंगे तो पीएम साहब, लेकिन चूंकि वोट बीजेपी को चाहिए तो उनके मुख्यालय के थ्रू ये बात जानी चाहिए पीएम साहब के पास कि साहब ये देखिए लोगों की इतनी बड़ी डिमांड आ गई है। मेरा विश्वास है कि
सारा आदर्श संजीवनी जैसी संस्थाओं के करीब 1 करोड़ से ज्यादा निवेशक है। 1 करोड़ से ज्यादा निवेशक है, ये मेरा दावा है। और एक निवेशक कम से कम 5 मतदाताओं को प्रभावित कर सकता है। पहले तो उसका खुद का परिवार है और उसके अलावा भी यार दोस्त हैं, सगे संबंधी है, इनको प्रभावित कर सकता है यदि वो स्वयं के साथ ईमानदारी करें। पहले बात कर रहा हूं बार बार, आप अपने प्रति खुद ईमानदार हो। आप कल्पना करें यदि 1 करोड़ लोग बीजेपी मुख्यालय को रजिस्टर्ड डाक से अपनी प्रतिज्ञा प्रेषित कर दें ईमानदारी से, तो आपको हर हाल में आपका निवेश का पूरा या अधूरा पैसा मिल जाएगा। और हर पीड़ित जिम्मेदारी ले कि वो कम से कम 5 पीड़ितों को जागरूक करेगा। जैसे अभी सोए हुए में से सोए हुए रहेंगे, आपका काम नहीं होगा, आपको जागरूक करना पड़ेगा। और यदि आप जागरूक कर देंगे तो समझ लीजिए आपको काम हो गया। बंधुओं, हमेशा मैं देखता हूं कोई बात ऐसी आती जो कहता नहीं यार ये तो पर्सनल मामला है, इसको राजनीति से मत जोड़ो। आपको ऐसा भी कई लोग समझाएंगे कि ये तो आपका निजी मामला भैया, पैसा आपने जमा कराया, बीजेपी इसमें क्या करे, इसलिए इसको राजनीति से मत जोड़ो यार, वोटों से मत जोड़ो इस बात को, इससे हिंदुत्व कमजोर होगा, मोदी जी कमजोर होंगे, ऐसी बातें समझाई जाएगी। बंधुओं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई कुछ कमजोर नहीं हो रहा। सरकार में बैठे, हमने वोट दिया, हमारी सरकार है, हमारे लिए काम नहीं करेगी तो किसके लिए करेगी। हम उनसे पैसा तो नहीं मांग रहे, उनसे भीख नहीं मांग रहे हैं, उनको जो हमने ताकत दी उस ताकत का इस्तेमाल मांग रहे हैं कि हमको पैसा दिलाओ आप, और वो दिला सकते हैं। इसलिए जिनको भी पैसा चाहिए उन्हें इससे राजनीति नहीं बल्कि सीधे सीधे वोटों की राजनीति से जोड़ना चाहिए। वो तो कह रहे राजनीति, मैं कहूं राजनीति है, राजनीति करनी पड़ेगी और उसको बकायदा वोटों की राजनीति से जोड़ के राजनीति करनी है कि नोट नहीं तो वोट नहीं। हमें हमारे नोट दिलाइए, हमारा पैसा है जो पड़ा है, सरकार को जेब से नहीं देना बंधुओं। इसलिए सरकार को समझाने की जरूरत है। घर में यदि अपना भाई भी या घर का कोई परिजन यदि गलत लाइन में चला जाता है तो क्या हमारी ड्यूटी नहीं बनती उसको समझाने की? उसको दंडित भी करना पड़ेगा समझाने के लिए, कभी उल्टे काम भी करना पड़ता है समझाने के लिए, लेकिन समझाइए और ईमानदारी समझाइए, तब जाके कहीं ये आपको इसका परिणाम मिलेगा। दोस्तों, मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। मुझे सिर्फ इस बात का दुख है कि आदर्श घोटाला खोलने के बावजूद किसी निवेशक को पिछले 4 साल में 1 रुपया भी नहीं मिला। 2018 में घोटाला खुला जून के अंदर, आज देख लीजिए जुलाई 2022 आ गई, पूरा 4 साल से ज्यादा हो गया है। 4 साल पब्लिक में आए हुए कह रहा हूं मैं आपको, पब्लिक से पहले और चल रहा था पीछे, वो अलग बात है, लेकिन किसी को 1 पैसा नहीं मिला, 1 रुपया नहीं मिला। मैंने मेरी पूरी बात को आपको स्पष्टता से समझाने का प्रयास किया है। फिर भी कोई शंका हो तो कमेंट में आप अपनी बात अवश्य रखें। मैं अंत में एक बात कहूंगा और इस बात को गांठ बांध लीजिए। मैं पूरी बात आपको समझा चुका हूं। यदि आपको रुपए चाहिए, यदि जरूरत है, यदि रुपए चाहिए तो जागिए, अन्यथा सारा आदर्श आदि को त्यागिए, भूल जाइए और शांति की नींद सो जाइए। नमस्कार, जय भारत, जय नया भारत। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, इसी विषय पे या और किसी विषय पे। नमस्कार।